सैमसंग S21 5G डेड हो चुका है बिल्कुल। जिसमें बोर्ड तो फ्रेश दिख रहा है, ना तो बैंड और कोई वाटर डैमेज मार्क ड्रॉप डाउन कुछ नहीं है। बूटिंग मैंने चेक किया था, 189 पे स्टक हो गया था। सबसे पहली ट्राई CPU ही होती है यहाँ पे। तो CPU के ऊपर जो ब्लैक हीट सिंक पेपर है वो रिमूव करना है पहले। रिमूव करने के लिए मैंने टेम्परेचर रखा हुआ है 260 क्विक 2008 है। जिसमें ऊपर जो थर्मल ग्रीस होता है वो पूरा का पूरा ड्राई हो चुका है। तो फाइनल है कि इसमें 99 पॉइंट CPU का ही इशू है, क्योंकि रैम ड्राई शोल्ड है पूरी। ये इजीली रैम रिबॉलिंग से हो जाता है, बट थोड़े दिनों में सेट रिटर्न आता है। इसलिए आपको दोनों ही कर देना है, CPU और रैम। तो सेट भी आपका लंबा चलेगा और कोई इशू भी नहीं आएगा। ये ड्यूल डेकर बोर्ड है, तो इस पर हीटिंग का खास ध्यान रखना है, और कौन सी गन आप कहाँ पे यूज़ कर रहे हो उसका भी खास ध्यान देना है कि आपका फ़्लो कहाँ पे जा रहा है, आप कहाँ पे उसका हाथ घुमा रहे हो। वो सारी की सारी चीज़ यहाँ पे आपको कंपलसरी खास ध्यान देना है, वरना सीधा लेयर के बहुत इश्यू आते हैं। कोई ना कोई सिंगल पॉइंट भी अगर आपका ड्राई शोल्ड हो जाएगा तो वो लाइन कनेक्टिविटी छोड़ देगी। अब 260 पे मैं एक बार देख रहा हूँ कि ग्लू वगैरह कुछ है तो नहीं। अगर ग्लू है तो रिमूव करना पड़ेगा, बट नहीं है ग्लू। सारा सरफेस एरिया क्लीन है CPU के बॉर्डरों पे, कोई भी जगह पे क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इधर लिफ्ट अप कर देते। अब यहाँ पे लेयर वाला बोर्ड है, और लेयर से जो उसकी बॉर्डर है उससे थोड़ा ही नीचे CPU है। तो ये साइड से मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ ताकि लेयर पे मेरी इतनी हीट ना लगे और इजीली CPU और रैम दोनों रिबॉल हो जाए। अब आप देख रहे हो कि रैम को पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रखना है, आपको ज़्यादा बैंड वैंड वगैरह नहीं करना है, क्योंकि ये सारी रैम सूटेबल आती है CPU के साथ। जो आपको अगर डैमेज भी होती है तो सेम यही बोर्ड की या फिर यही नंबर की आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि DDR2 DDR4 DDR3 ये सारी सीरीज़ों पे होती है रैम। निकल चुका है दोनों। अब जब बोर्ड का टेम्परेचर नॉर्मल सा होता है गर्म, तभी आपको लो मेल्टिंग की प्रोसेस कर लेनी है। लो मेल्टिंग से आपको कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेगा। आपको ये वीडियो में पूरा दिख जाएगा, वीडियो को पूरा देख लीजिए। लो मेल्टिंग से आपके सारे बॉल्स शाइनी हो जाएंगे। और दूसरा तो लो मेल्टिंग से जो कंपनी ने जो PPD यूज़ की थी और जो कुछ भी फ्लक्स वगैरह कुछ भी यूज़ किया था वो सारा का सारा रिमूव होके आप जो लगाने वाले हो वही उसमें हो जाएगा। तो लो मेल्टिंग से आपका ट्रैक पैड डैमेज होने के भी चांस कम हो जाएंगे, और बेटर परफॉर्मिंग पे CPU की स्क्रीन पूरी आ जाएगी। क्लियर है। अब सीधा ड्यूल टोन गुडविक से सरफेस एरिया पूरा 0 कर लेते हैं क्यूब। यहाँ पे ज़्यादा बॉर्डरों पे इतने कंपोनेंट नहीं है, तो आप बिंदास गुडविक घुमा सकते हैं। कई बार वन प्लस वगैरह के CPU में बॉर्डरों पे ज़्यादा ही पार्ट्स दिए हुए रहते हैं, ताकि डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ पे। तो गुडविक के बॉर्डर पे आपको डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कैसे भी यहाँ पे गुडविक घुमा सकते हो, आपको डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उतनी। ये लो मेल्टिंग का इफ़ेक्ट है कि आपको कोई भी एक ट्रैक साथ में नहीं आएगा और कोई भी ट्रैक आपका डैमेज नहीं होगा, पूरा प्रॉपर और एकदम सरफेस 0 हो जाएगा। अब कहीं पे अनबैलेंस ग्लू दिख रहा है तो सिंगल टोन से उसको देख लेते। तो सिंगल टोन में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर अप टू डाउन या लेफ़्ट टू राइट वही चलाना है, कोई भी एक ही एंगल पे। तो आपका सारे के सारे बॉल शाइनी भी हो जाएंगे और कोई भी प्रिंट आपका डैमेज नहीं होगा। अब देख पा रहे रहेंगे पूरा क्लीन एंड नीट है। अभी एंगल मैंने बोर्ड की चेंज की है, हाथ की जो ग्रिपिंग है वो वही रखी हुई है ताकि ज़्यादा इश्यू वगैरह ना आए। आपको यही करना है, बोर्ड की एंगल को चेंज करना है, ग्रिपिंग आपकी सेम टू सेम वे में ही रखनी है और सेम डायरेक्शन पे ही आपको कंटिन्यू करना है। क्लियर है पूरा मदरबोर्ड। यहाँ पे आपको कुछ भी स्क्रैपर या ग्लू रिमूवर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 टाइम आप गुडविक का यूज़ कर रहे हो, ड्यूल टोन और सिंगल टोन, तो पूरा मदरबोर्ड ये कंडीशन पे आपका पूरा क्लीन हो जाएगा। अब CPU और रैम का ग्लू और जो फ्लक्स कंपनी ने PPD वगैरह यूज़ की है वो रिमूव करना है।
और सारे बॉल शाइनी कर देने। तो सबसे पहले फ्लक्स लगा के मैंने पीपीडी अप्लाई की है उसमें, जो कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, 183 या 138 219, जो मतलब आपके पास एक्स्ट्रा एक्सपायर हो चुकी है वो पड़ी है वो भी चलेगी। यहाँ पे आपको ये सब ख़रीदने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। हर शॉपकीपर के पास जो पूरी मतलब हार्ड हो चुकी रहती है वो सारी पीपीडी यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। सरफेस पूरा मैंने क्लीन कर दिया है और पीपीडी लगाने से आपके सारे के सारे बॉल शाइनी हो जाएंगे और कार्बनिश पूरा निकल जाएगा। क्लियर है पूरा। अब सेम सीपीयू और रैम के पोर्शन में भी यही अप्लाई करना है। टेम्परेचर ये टाइम पे मैंने शोल्डर का 320 रखा हुआ है, और जितना आप लो टेम्परेचर पे काम करोगे उतना आईसी वगैरह आपकी सेफ़ रहती है। फ्लक्स लगाया, देन पीपीडी, और सेम अप्लाई मैंने किया हुआ है 320 पे, क्योंकि जो मैंने पीपीडी यूज़ किया है 138 है, तो उससे 250 पे भी ये पूरा लो मेल्ट हो जाएगा। बट ये जो बॉर्डरों पे ग्लू है वो, और जो कंपनी की पीपीडी है वो 219 डिग्री की यूज़ करते हैं कंपनी, तो इसलिए मैंने टेम्परेचर 360 के समथिंग रखा हुआ है, 320 के समथिंग सॉरी। अब यहाँ पे भी सिंगल टोन घुमाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सीपीयू के पोर्शन के ऊपर रैम लगने वाली है। तो ये सरफेस यहाँ पे ही क्लीन कर लेते पूरा, ताकि सरफेस लेवल भी उसका 0-0 हो जाए, रिबॉलिंग भी इजीली हो जाए, और वापस आपको रिटर्न यहाँ पे साफ सूफ वगैरह कुछ करना ना पड़े। क्लियर है पूरा सरफेस। सेम सीपीयू पे भी वही अप्लाई किया हुआ है मैंने। यहाँ पे बीच में कपलिंग कैप दिए हुए, अगर वो कैप बाय मिस्टेक आपसे निकल भी जा रहे, मतलब सेफ़ रह रहे तो वेल एंड गुड है। अगर सेफ़ नहीं रह रहे, निकल जा रहे, अगर आप शोल्डर वगैरह या फिर शोल्डर वायर या पीपीडी या स्क्रैपर कुछ भी यूज़ करके यहाँ पे आपसे वो पार्ट निकल जा रहे, तो वो एक बार देख ले कि आपके कोई भी पार्ट जो दो ट्रैक होते हैं वो आपस में शॉर्ट ना हो जाए, क्योंकि वो कैप के लिए रहते हैं। और कोई कोई बंदे शॉर्ट भी करते थे, तो वो टाइम पे सीपीयू बूटिंग तो देता है बट ऑन नहीं होता है। तो ये खास ध्यान रखें। अगर वेल एंड गुड आपको काम करना है तो यहाँ पे आप यूवी इंक लगा दे रिबॉलिंग से पहले, तो फिर भी बेटर रिजल्ट मिल जाएगा। अब ब्रश मैंने इसलिए घुमाया ताकि जो अनवांटेड फ्लक्स है, जो मतलब वाइट पेस्टेड यहाँ पे कंपनी ने यूज़ किया था सैमसंग ने, वो रिमूव करने के लिए। पूरा का पूरा मेरा सीपीयू क्लीन है। तो अब ये थोड़ा फ्लैगशिप फ़ोन है, तो इसमें मैंने 199 अप्लाई किया हुआ है YCS सैमसंग 8450SM, ये सीपीयू है। तो देख सकते हैं आप 199 YCS की पीपीडी, और उतना मैंने उसको ड्राई नहीं किया हुआ है, थोड़ा सा वेटी वेटी है। टेम्परेचर मैंने 300 रखा हुआ है यहाँ पे गन का, और कोई भी एक कॉर्नर से आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे लेना है, और अप एंड डाउन ही आपको मूवमेंट रखनी है। आपको ज़्यादा आगे भी नहीं जाना है, लेफ़्ट टू राइट भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको फ़्लो में, मतलब गन के जो फ़्लो है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रखना है, आपको सर्कुलर में नहीं घुमाना है। क्लियर है पूरा सीपीयू। यहाँ पे मैंने फ्लक्स डाल के सारे बॉल को फिक्सअप कर दिया है, ताकि सारे के सारे बॉल यहाँ पे ही आपके अपनी जगह पे आ जाए और प्रॉपर एग्जिस्टिविटी वो ले ले, और सारे राउंड शेप में रहेंगे। क्लियर है पूरा सीपीयू। अब रैम की बारी, दोनों साथ में रिबॉल कर लेते ताकि इजीली बूटिंग वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जितना क्लीन एंड नीट आप काम करोगे तो आपको बूटिंग वगैरह पे ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। रिबॉलिंग के टाइम पे आप दोनों को एक साथ भी लगा सकते हो, बट अच्छी हैंड स्किल और ग्रिप होनी चाहिए, जो कि प्रैक्टिस से ही आएगी। रैम भी सेम पीपीडी से ही मैंने अप्लाई किया हुआ है। क्लियर है रैम भी। ठीक है, दोनों को रिबॉल्व कर लेते। अब यहाँ पे सीपीयू की साइज़ बिग है, तो आपको नोज़ल अगर छोटी से आपको मतलब ज़्यादा ग्रिपिंग नहीं मिल रही है तो आप बड़ी नोज़ल यहाँ पे लगा सकते हो। बट जैसे कि पहले बोला था, ये ड्यूल लेयर बोर्ड है, तो बड़ी नोज़ल यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो छोटी नोज़ल को आप ज़्यादा शेकेबल रखोगे तो ईज़िली वो प्रॉपर सीपीयू फिक्स हो जाएगा। और जो रैम का पोर्शन दिया हुआ है यहाँ पे स्क्वायर में, उतने में ही आपको गन आपकी चलाते रहनी है। आपको ज़्यादा मतलब सीपीयू के बाहर की साइड पे नहीं जाना है। अगर आप सीपीयू के बाहर की साइड पे जाओगे तो आजू बाजू के पार्ट या फिर आपका लेयर ड्राई शोल्ड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फ्लक्स का यूज़ थोड़ा सा ही किया है, ताकि सीपीयू जब ऑटोमेटिक अपनी जगह पे आ जाए तो तब आपको जाके फ्लक्स डाल के फाइनल टचअप पे जाना है। अदरवाइज़ फ्लक्स का यूज़ यहाँ पे बहुत कम ही किया हुआ है। चलो, मूवमेंट मेरा ले रहा है सीपीयू, ठीक है, ओके। यहाँ पे ही ठंडा कर लेते हैं सीपीयू को पहले, और सीधा रैम को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। बूटिंग वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि क्लीन एंड नीट था पूरा, और कोई भी कहाँ पे कोई शोल्डर बॉल्स या फिर अनवांटेड कुछ भी नहीं था। तो 100% ये सेट चालू हो ही जाएगा। रैम की एंगल देखते हुए रैम को फिक्स कर देते और वापस उसको चिल्ड करके सीधा कंफर्मेशन के लिए सीधा बॉडी में ही बिठा के चेक कर लेंगे। अब देख पा रहे रहेंगे कि ज़्यादा मेरी गन लेयर के वहाँ पे नहीं जा रही है, सेंटर पे ही रह रही है। तो आप ये तरीके से काम करें तो आपका कोई भी सेट डेड नहीं होगा, और ना तो जो केस में अपने मोबाइल को रिपेयरिंग में लिया है उससे कोई अदर केस इशू नहीं आएगा वहाँ पे। आपका काम परफेक्शन और नीट एंड क्लीन हो जाएगा पूरा। चलो, रैम भी मूवमेंट ले रही है, क्लियर है। चिल्ड अप करने के बाद सीधा यहाँ पे ही बॉडी में फिक्सअप कर देते। ये फ़ैन मैंने ड्रोन का निकाला हुआ है, TVLL वाला नहीं है ये। चलो, बोर्ड तो ठंडा हो चुका है, यानी कि अगर बैटरी चार्ज रही तो सेट ऑन हो जाएगा। बट ये सारे सेट में सीधा आपको ऑन नहीं करना है, पहले चार्जिंग से आपको ट्रिगरिंग कराना है। हाँ, लोगो तो आ चुका है, सेट ऑन है। अब सेकंड लोगों के आगे जा रहा है कि नहीं, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है कि क्या है, देख लेते। क्योंकि जब मेरे पास रिसीव हुआ था सेट तब डेड था। हाँ, सेकंड लोगों पे भी जा रहे हैं, यानी कि सेट ऑन है। और कस्टमर को बैकअप चाहिए था तो देख लेते। वाइब्रेट हो चुका है, ऑन है। ये फर्स्ट लोगो है सैमसंग, नीचे 100 लिखा हुआ। सेकंड लोगो में एंड्रॉयड लिख के नहीं आता है, पहले उल्टा था इसका। ओके, सेकंड लोगो आ चुका है। सेकंड लोगो आ चुका है, मैंने कि सॉफ्टवेयर वगैरह का इशू नहीं है, वन UI अपडेट पे भी नहीं है। ओके, वॉलपेपर आ चुका है, टच वगैरह चल रही है, क्लियर है सेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।